सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू चलो सीपीयू शेड्यूलिंग हम लोग देखेंगे। तो पहले जानेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग होता कहां है। ठीक, यहां लिख दो क्या, वेयर कहां होता है भाई, ये होता है रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट में होता है। कौन करता है, हु, कौन करता है, कौन करता है, पहले STS लिखते हैं। ठीक, STS, इसके बाद लिखते हैं इसका फुल फॉर्म शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। करता कौन है, हु, मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। अब इसके बाद आता है कि कब करता है भाई, व्हेन। ठीक, तो कब करेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग कब करेगा, कहां करेगा, रेडी स्टेट में करेगा। कौन करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करेगा। कब करेगा भाई, कब का बहुत सारा चीज है, क्या क्या चीज है। अब देखो कब का करने के लिए, जब रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। सिंपल लॉजिकली सोचो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल एक बात सोचो कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्यों कर रहा है, रेडी से रनिंग जाने के लिए ना। तो रेडी से रनिंग कब जाएंगे, जब रनिंग स्टेट खाली होगा। जब खाली होगा तभी ना जाएंगे। तो रनिंग स्टेट जब खाली होगा तब जाएंगे, क्योंकि रनिंग स्टेट से प्रोसेस कहीं और जाएगा तब खाली होगा। तो कहां कहां रनिंग स्टेट से जा सकता है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम में एरो याद करो। रनिंग से एक कंप्लीटेड था, कंप्लीटेड स्टेट में था रनिंग से। और कहां था रनिंग से, और रनिंग से एरो कहां गया था याद करो। और रनिंग से एरो गया था आईओ वेट में, आईओ वेट में ही गया था ना एरो, रनिंग से आईओ में गया। या फिर रनिंग से और कहां जा सकता है याद करो, प्रीएम्पशन होगा तो कहां जा सकता है, रेडी में वापस आ सकता है। ये तीन केस है, जब ये तीन केस है जब रनिंग स्टेट खाली होता है। तो रनिंग स्टेट जब खाली होता है, रनिंग से कंप्लीट हो जाए प्रोसेस तब खाली हो गया, तब शेड्यूलिंग का जरूरत है, क्योंकि नया प्रोसेस को लाना है रेडी स्टेट से रनिंग में। या फिर रनिंग से आईओ वेट में चला जाए तब भी खाली हो गया, तभी रेडी से रनिंग में एक प्रोसेस को लाना है। या फिर रनिंग से रेडी में चला जाए। तो जब रनिंग से रेडी में गया है, मतलब कि प्रीएम्पशन हुआ है, तब भी तो रनिंग खाली हुआ है ना। तो अब रनिंग स्टेट जब खाली हो गया है, तो यहां पर कोई नया प्रोसेस को ले जाने के लिए शेड्यूलिंग तो करना पड़ेगा। तो वही शेड्यूलिंग हो रहा है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज है, और कब होगा शेड्यूलिंग, और इसलिए होगा, देखो कब होगा, जब रेडी स्टेट में कोई नया प्रोसेस आ जाए। नया प्रोसेस रेडी स्टेट में अगर आएगा तो वहां पर क्या होगा, जब नया प्रोसेस आएगा तो हो सकता है उसका प्रायोरिटी हाई हो, लो हो, उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिर से शेड्यूलिंग करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए रेडी में कोई नया स्टेट आ जाए बाद में। तो रेडी में कहां कहां से आ सकता है, वेट से और न्यू से। तो एक तो आईओ वेट से रेडी में कोई नया प्रोसेस आ जाए, या फिर न्यू से रेडी में। देखो
आईओ वेट से रेडी में कोई नया प्रोसेस आ जाए या फिर न्यू से रेडी में कोई नया प्रोसेस आ जाए। तो सिंपल जान लो कब कब सीपीयू शेड्यूलिंग होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कब कब सीपीयू शेड्यूलिंग करेगा, जब रनिंग स्टेट खाली हो। तो खाली होने का चांसेस क्या है, रनिंग से जहां जहां जा सकता है, कंप्लीटेड में, आईओ वेट में, रेडी में। एक और चांस क्या है, जब कोई नया प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाए। हो सकता है प्रायोरिटी ज्यादा कम रहे इसलिए शेड्यूलिंग करना पड़े, इसलिए आईओ वेट या फिर न्यू से रेडी में आ रहा है तब भी शेड्यूलिंग हम लोग करेंगे। तो ये क्या हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग कब कब कहां कहां हो रहा है। अब इसका गोल्स ऑफ क्या है, इसका गोल क्या है एक्चुअली करने का, तो मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका गोल्स अगर देखेंगे, इसका गोल्स क्या है सीपीयू शेड्यूलिंग का, तो मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना, समझ रहे हो बात। एक और गोल इसका क्या है, मिनिमाइज जो अभी टाइम हम लोग देख रहे थे, याद है टाइम देखे थे क्या क्या, अराइवल टाइम देखे थे, कंप्लीशन टाइम देखे थे। अराइवल टाइम को मिनिमाइज कर सकते हो, सीपीयू शेड्यूलिंग अराइवल टाइम को मिनिमाइज कर सकता है। अराइवल टाइम न्यू से रेडी जाते समय ही होता है, और सीपीयू शेड्यूलिंग होता है रेडी से रनिंग जाने के लिए। तो पहले वाला चीज कैसे कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन बाद का जो चीज है चेंज कर सकता है ना, बस टाइम चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस का बस टाइम तो उसका अपना कोड का रनिंग टाइम दिया हुआ है, वो चेंज नहीं कर सकता है। तो अराइवल टाइम कर नहीं सकता है, बस टाइम कर नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है, कंप्लीशन टाइम कर सकता है। तो मिनिमाइज कंप्लीशन टाइम कर सकता है। इसका मतलब क्या कर सकता है, टर्न अराउंड टाइम भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, वेटिंग टाइम भी कर सकता है मिनिमाइज, और क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स टाइम भी कर सकता है मिनिमाइज। ये सब टाइम को मिनिमाइज करना जो मेन गोल्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग है। मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब कि यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज मतलब कि ज्यादा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कह लो, या फिर थ्रूपुट को इंक्रीज कर लो, बात एक ही है। और मिनिमाइज कंप्लीशन टाइम, टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब टाइम को मिनिमाइज करना, बस यही गोल्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीपीयू, टाइप्स ऑफ सीपीयू, टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। अब इसमें बहुत तरह का सीपीयू शेड्यूलिंग होगा, क्या क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, और जो भी हो देख लेंगे, और बहुत तरह का होगा। तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। कब पढ़ेंगे ये, इसके बाद के क्लास में पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी तक जो पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करो, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का याद रखो सब कुछ, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन ही आएगा, जान लो। बाकी सब था जो बेसिक था, जो यहाँ पर यूज होगा समझने के लिए था। अब जो क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। डेटा चेंज होगा लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आना है, इसलिए क्वेश्चन यहां से ही आना है। पहले वाले को अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि ये समझ में आए अच्छे से।
और नहीं तो क्या होगा, नहीं रिवाइज करोगे, हम बता देंगे, उस समय याद रहेगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो क्या फायदा पढ़ने का, भूल ही गए तो। इसलिए पढ़ो ऐसा कि कम से कम एग्जाम तक याद रहे यार। एग्जाम का तो भूल जाना, कॉलेज में कौन पूछने जा रहा है, भूल जाना, वहां कुछ नया सिलेबस रहे, नया चीज पढ़ना। तो इसीलिए ऐसा पढ़ो अच्छा से कि एग्जाम टाइम तो अपना बेस्ट एफर्ट देकर पढ़ो, समझो हर चीज को। अप टू सीपीयू शेड्यूलिंग डिफाइन किए थे, ठीक। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या था, सीपीयू शेड्यूलिंग था, इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, पहला गोल था सीपीयू शेड्यूलिंग का। और सेकंड क्या था, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन मींस टू मैक्सिमाइज द थ्रूपुट भी बोल सकते हैं। और एक और इसका गोल था क्या, टू मिनिमाइज एवरेज टर्नअराउंड टाइम मतलब कितना टाइम मेन मेमोरी में प्रोसेस रहा आने के बाद और कंप्लीट होने तक, टर्नअराउंड टाइम हो गया। और एवरेज वेटिंग टाइम, कितना टाइम वो वेट किया है। अगर 10 यूनिट्स टाइम वो मेन मेमोरी में रहा है और उसका बर्स्ट टाइम सीपीयू टाइम अगर 4 यूनिट्स है, मतलब कि 6 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा रहा है, यूजलेस है उसके लिए, मतलब कि वेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, सीपीयू एलोकेशन के लिए वेट कर रहा होगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करता है, एवरेज टर्नअराउंड टाइम को मिनिमाइज करेगा, कम करेगा। एवरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग किए क्यों थे, एक से ज्यादा प्रोसेस था ना सीपीयू सिस्टम में, तो मल्टीपल प्रोसेस को किस तरीके से किस सीक्वेंस में सीपीयू में एग्जीक्यूट करवाया जाए, पहले कौन सा प्रोसेस जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस जाएगा, कि एक बार में सीपीयू में एक ही प्रोसेस होगा, ये बात तो पक्का है। तो मल्टीपल प्रोसेस अगर है तो किस तरीके से उसको शेड्यूल किया जाए कि ज्यादा इफिशिएंट एग्जीक्यूशन हो। इसका मतलब क्या है, जो प्रोसेस जब एग्जीक्यूट कर रहा है, जब सीपीयू में आएगा तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, एट लास्ट कंप्लीट होना ही है, सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन होगा उसका बस टाइम। तो एक से ज्यादा प्रोसेस जब है तो एक प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, मान लो एक साथ में सिस्टम में 5 प्रोसेस है, ठीक। तो सब प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब कि एवरेज निकल रहा है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम को मिनिमाइज करता है। वेटिंग टाइम सेम वही है, एवरेज को मिनिमाइज करता है। सेम उसी तरीके से एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कब है, जब सिस्टम में आया है, अराइवल टाइम हुआ है, आया है सिस्टम में, उसके बाद पहली बार सीपीयू में कब गया हो। क्योंकि हो सकता है कि सीपीयू में जाने के बाद में फिर से आईओ वेट में जा रहा हो, रेडी स्टेट में आ रहा हो, साइकिल याद है ना, स्टेट डायग्राम में, प्रोसेस स्टेट डायग्राम में क्या था, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और वेट था। यहां से जा रहा था, रेडी टू रनिंग जा रहा था, तो रनिंग से रेडी में भी कुछ प्रोसेस आ रहा था जिसको प्रीइम्पशन हम लोग बोल रहे थे। एक आईओ वेट में भी जा रहा था, फिर आईओ वेट से रेडी में जा रहा है। मतलब क्या है कि एक प्रोसेस के पास में एक चांस ऐसा भी बनता है कि मल्टीपल टाइम्स वो रनिंग स्टेट में आए और एट लास्ट वो कंप्लीट करे या टर्मिनेट करे, ठीक। तो मल्टीपल टाइम्स जब आया है, तो जब पहली बार आया होगा रनिंग स्टेट में, फर्स्ट टाइम आया होगा, तो रिस्पॉन्स टाइम वही है जब फर्स्ट टाइम पहली बार वो आया है, माइनस
जब वो प्रोसेस का अराइवल टाइम है, जब सिस्टम में रेडी स्टेट में वो आया पहली बार, फर्स्ट टाइम, मतलब कि प्रोसेस क्रिएट हुआ कहां से, यहां पर न्यू स्टेट था, न्यू से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या किया था, प्रोसेस क्रिएशन कर रहा था। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करके हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अभी फिलहाल यही जानना है कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या करता है, एक इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ जिससे कि थ्रूपुट को इंक्रीज करवा सकते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग वही है, और मिनिमाइज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। लास्ट वाले क्लास का एंड में क्या हो चुका है, मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम लिख दिए थे, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, जबकि एवरेज को मिनिमाइज करता है, सिंगल को नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक था वो, तो एक अकेले का नहीं था, एवरेज का करता है। अगर 5 प्रोसेस है या फिर मान लो 10 प्रोसेस ही है, 10 प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे हैं, तो एवरेज को डिक्रीज करना, टर्न अराउंड हो गया, वेटिंग हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का पर्पस यही है। तो अभी क्या हम लोग देखेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे हम लोग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग जब हो रहा है यहाँ पर, तो शेड्यूलिंग में आखिर क्या हो रहा होगा, शेड्यूलिंग में क्या होगा, अलग अलग एल्गो है शेड्यूलिंग करने का भी। शेड्यूलिंग कहां पर कौन कर रहा है, शेड्यूलिंग हो रहा है रेडी स्टेट में। क्यों, रेडी से रनिंग में लेकर जाना है। यहां पर कौन सा शेड्यूलर काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत अलग अलग एल्गो के अकॉर्डिंग शेड्यूल करता है। हम लोग सब एल्गो को देखेंगे और हर एक एल्गो को समझेंगे, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। बस यही है, इसका क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में, जो समझ लेना है अच्छे से। तो सबसे पहला जो बेसिक है स्टार्टिंग का, एक शेड्यूलिंग एल्गो है, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्या है, FCFS। ये क्या है, फुल फॉर्म क्या हुआ इसका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके नाम से क्या लग रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नेम से क्या फील हो रहा है, जो क्या बताना चाह रहा है, फर्स्ट कम, जो पहले आया, जो पहले आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसको पहले सर्व करना है। तो यहां सर्व करने का मतलब क्या हुआ, जो पहले आया, फर्स्ट कम जो पहले आया उसको पहले सर्व करना है। मतलब क्या, यहां सर्व कौन करता है, मतलब कि सीपीयू में रनिंग स्टेट में आकर वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। इसका मतलब ये है ना, क्या सर्विस दे सकते हैं यहां पर, उसके बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करना, सीपीयू टाइम को कंप्लीट करना, मतलब कि सीपीयू एलोकेट करना उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को प्रोसेसर के पास में लाना, अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो पहले आएगा वो पहले सर्व किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो पहले आया, तो आने का मतलब क्या है, अराइवल टाइम वही था ना, याद करो। अराइवल टाइम का मतलब क्या है कि कब प्रोसेस क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को क्रिएट किया और प्रोसेस रेडी स्टेट में आया, क्रिएशन वही है। तो मतलब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किसके बेसिस पर शेड्यूलिंग कर रहा है, इसका बेसिस क्या है शेड्यूलिंग करने का, बोल रहा है फर्स्ट कम पहले आया, मतलब कि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ये कर रहा है, ये कर रहा है अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, जो पहले आया मतलब इसका अराइवल टाइम कम हो, यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या क्राइटेरिया है शेड्यूलिंग करने का, शेड्यूलिंग करने का क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम
अराइवल टाइम कि जो पहले आएगा, मतलब कि अराइवल टाइम जिसका कम होगा। पहले आने का मीनिंग तो यही है। अराइवल टाइम मान लो किसी का 3 है, किसी का 1 है। 1 है मतलब कि 1 टाइम स्टार्ट होने के 1 यूनिट बाद ही वो आया है। 3 मतलब कि 3 यूनिट बाद आया है वो। जो पहले आया उसका अराइवल टाइम कम है या फिर कम अराइवल टाइम है, इसका मतलब कि वो पहले आया है। इनडायरेक्ट मीनिंग यही है। तो क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। अच्छा, और कुछ इसमें बोल रहा है क्या? देखो फिर से एक बार इसको पढ़ो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब ये बोल रहा है कि जो पहले आएगा ना उसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे, और कुछ नहीं इसमें बोल रहा है, और कुछ भी चीज नहीं है। जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको पहले सर्व करवा लेंगे। मतलब कि एक बार जो पहले पता चल गया कि एक प्रोसेस है कोई भी जो पहले आया है, उसको हम लोग रनिंग स्टेट में लेकर जाएंगे, उसको रनिंग स्टेट में लेकर जाएंगे और उसका एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे, सर्व कर देंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे एग्जीक्यूशन को, उसके कोड को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे, बीच में रोकेंगे नहीं उसको हम। तो नहीं रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्रीएम्पशन हुआ क्या? प्रीएम्पशन का मतलब क्या था? किसी प्रोसेस को बीच में रोक कर रनिंग से रेडी में लेकर चला जाना, क्योंकि यहां पर नहीं रोकने को बोल रहा है। मतलब कि ए स्टेप नहीं है, रेडी से रनिंग में आया और यहां एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, सीधा यहां से टर्मिनेट होकर या कंप्लीट होकर बोल सकते हैं, बाहर चला जाएगा। यहां से बैक नहीं आएगा, क्योंकि बोल ही नहीं रहा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आया है पहले उसको यहां ले आओ रनिंग में, सर्व करवा दो, खत्म हो गया। सर्व करवा कर यहां से टर्मिनेट कर लो। इसका मतलब क्या है कि प्रीएम्पशन नहीं होगा, बीच में रोक नहीं सकते हैं। तो क्राइटेरिया अराइवल टाइम हो गया। और इसमें एक और चीज लिखते हैं। अच्छा, मोड यहां ही लिख दो। इसका मोड क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्पशन नहीं हो रहा है, बीच में नहीं रोक रहे हैं प्रोसेस को। एक बार लेकर गए, उसको कंप्लीट करवाए, बीच में नहीं रोके हैं। तो क्या हुआ? नॉन प्रीएम्पशन, मतलब कि प्रीएम्पशन बीच में नहीं होगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है क्या, ये तो जान लिए भाई। जो पहले आएगा पहले एग्जीक्यूट करेगा और बीच में रुकेगा नहीं हो प्रोसेस, प्रीएम्पशन बीच में नहीं होगा। एक बार रनिंग स्टेट में गया तो वो कंप्लीट होकर ही रहेगा, बीच में उसको रोकना नहीं है। चलो समझ गए। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पर। तो क्वेश्चन को रेड से लिखते हैं, ठीक, डिफरेंशिएट करने के लिए। ऐसे भी लाल ब्लू अच्छा लगेगा, कलरफुल लगेगा। तो चलो, अब क्वेश्चन किस फॉर्मेट में रहेगा? यहां पर क्वेश्चन का फॉर्मेट है, हो सकता है लैंग्वेज में भी दिया हो क्वेश्चन, लेकिन टेबल क्रिएट करना जरूरी है, या फिर टेबल के फॉर्म में ही दिया रहेगा क्वेश्चन। तो टेबल में क्या क्या होगा? तो देखो टेबल में क्या क्या होगा। अगर लैंग्वेज में भी दिया है फिर भी हम लोग टेबल तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। यहां पर क्या है? प्रोसेस आईडी। सब प्रोसेस का एक आईडी होता है। स्टार्टिंग में बताया था जब प्रोसेस क्रिएशन होता था, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस में प्रोसेस आईडी था ना, जो सीपीयू मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है एक यूनिक आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो सब प्रोसेस के पास में होगा। यही यहां पर होगा प्रोसेस आईडी, या नाम जैसा है, नेम जैसा बोल सकते हैं इसको, लेकिन यूनिक है, सब प्रोसेस के लिए अलग अलग है। एक प्रोसेस आईडी हो गया। तो मान लो अलग अलग प्रोसेस क्या है भाई, तो ले लो P1, P2, P3, P4, P5, 5 प्रोसेस लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 5 से ज्यादा होता भी नहीं है ऐसे, पर लेने को तो 10 भी ले सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली 5 में ही समझ में आ जाएगा हर चीज। और ज्यादा करने में मतलब उसी को रिपीटेशन कर रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 इंटू 1 2 5, इसको अगर मल्टीप्लाई करना आ गया तो इससे बड़ा नंबर भी है
156890। एक और नंबर है बड़ा सा, इसको मल्टीप्लाई करना क्या है, सेम ही तो है, प्रोसेस यही है, यहाँ जैसे करेंगे जैसे यहाँ कर लेंगे। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन ज्यादा लेंदी क्वेश्चन देता नहीं है। 5 प्रोसेस समझ जाओगे, कितना भी प्रोसेस रहे वो बन जाएगा। तो सबसे पहला है प्रोसेस आईडी, ठीक है। इसके बाद और क्या रहेगा टेबल में, तो जब क्राइटेरिया यहाँ पर बोल रहा है अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल करेगा, मतलब कि अराइवल टाइम गिवन होगा, अराइवल टाइम गिवन होगा ना। तो अराइवल टाइम गिवन होगा, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस आईडी है, इसके जस्ट बाद में क्या हम लोग देखेंगे, इसके जस्ट बाद में हम लोग देखेंगे अराइवल टाइम आएगा। सब प्रोसेस का कुछ ना कुछ अराइवल टाइम होगा जब वो क्रिएट हुआ था, मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेकर आया। तो न्यू से रेडी में लाया मतलब कि एक टाइम था, वही टाइम अराइवल टाइम है, मतलब कि प्रोसेस क्रिएशन टाइम बोल सकते हैं उसको। अराइवल टाइम हो गया। अब क्या प्रोसेस कर रहा था, प्रोसेस आया है तो प्रोसेस क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि कुछ सीपीयू टाइम होगा ना, कुछ टाइम होगा ना, कितना टाइम एग्जीक्यूट करेगा, कितना टाइम रनिंग स्टेट में रहेगा, उस प्रोसेस के कोड पर डिपेंड करता है। मान लो कोई प्रोसेस का कोड इतना है और कोई प्रोसेस का कोड ज्यादा बड़ा है, जिसका ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, जिसका छोटा है उसको कम टाइम लगेगा। तो मतलब कि इसका टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है। तो एग्जीक्यूशन टाइम को हम लोग क्या बोलते थे, बर्स्ट टाइम बोलते थे, यही बोलते थे ना, याद करो, बर्स्ट, BURST, बर्स्ट टाइम, यही बोलते थे। जब टाइम बता रहे थे उसमें सब टाइम को डिफाइन किए थे। तो बर्स्ट टाइम मतलब क्या है कि अराइवल टाइम के साथ में और क्या इसमें दिया होगा, इसमें और दिया होगा बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम एक है। सब आराम से कॉलम बाई कॉलम ये गिवन होगा, क्या गिवन होगा पहले वो लिखते हैं और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है फिर वो लिखेंगे। तो अराइवल टाइम हो गया, बर्स्ट टाइम हो गया। अब क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करेंगे और बर्स्ट टाइम मतलब एग्जीक्यूट करवाएंगे, इससे ज्यादा देने का जरूरत भी नहीं है। तो इनिशियली ये चीज दिया रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो मान लो क्वेश्चन में लिख दिया फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी डेटा एंट्री करेंगे, इसमें क्या क्या डेटा है, फाइंड आउट क्या क्या कर सकते हैं। तो यहां पर मान लो लिखते हैं, ठीक, यहां लिखते हैं फाइंड एवरेज कंप्लीशन टाइम एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज टर्नअराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, और क्या, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। ये 4 वैरायटी को फाइंड आउट करना है, ठीक। क्या क्या है भाई, कंप्लीशन टाइम है, मतलब कि प्रोसेस कब कंप्लीट किया अपना एग्जीक्यूशन, ठीक। तो यहां क्या लिखेंगे, कंप्लीशन टाइम। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, नहीं, क्वेश्चन में एक कॉलम ब्लैंक होगा, इस कॉलम को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अराइवल टाइम दिया हुआ क्या, हाँ, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ही करना है। तो अराइवल टाइम गिवन होगा, बर्स्ट टाइम कितना टाइम चाहिए सीपीयू में, सीपीयू टाइम कितना है ये गिवन होगा, ये कॉलम और ये कॉलम ये दोनों गिवन होगा। लो यहां लिख भी लेते हैं गिवन, और यहां से भी ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होगा। कंप्लीशन टाइम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखो फाइंड एवरेज कंप्लीशन टाइम, ठीक। तो ये कंप्लीशन टाइम का एक हो गया। इसके बाद क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का एक हो गया कॉलम, टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम एक हो गया। इसके बाद क्या है, रेस्पॉन्स टाइम,
ये इतना तरह का टाइम क्वेश्चन में आएगा। अब बोलो तो सब क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड आउट करना होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है केवल पूछ दे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा, एवरेज वेटिंग टाइम पूछा, कुछ भी पूछा हो। लेकिन एक यहाँ पर बात ऐसा है, जो टर्न अराउंड टाइम को फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीशन टाइम जरूरी है। कंप्लीशन टाइम पता होगा तभी हम लोग टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, और टर्न अराउंड टाइम जब पता होगा तभी हम लोग वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए सीक्वेंस में ही फाइंड आउट करना होगा। पहले कंप्लीशन टाइम करेंगे फाइंड आउट, फिर उसके बाद टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर वेटिंग टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग कुछ डेटा को लेते हैं यहाँ पर। तो अराइवल टाइम ही करना है, तो अराइवल टाइम अलग अलग कुछ भी डिफरेंट ले लेते हैं, रेंडमली ही ले रहे हैं। क्वेश्चन में भी ऐसा ही कोई नंबर होगा और क्या। तो ऐसा करते हैं, लो ऐसे भी इसमें रो में भी डिवीजन कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। चलो, तो P1 का अराइवल टाइम मान लो 2 है, 0 है, 5 है, 1 है, 6 है। ये सब क्या है? अराइवल टाइम है। सब प्रोसेस का P1 का अराइवल टाइम इतना, P1 का देखो, P1 का डेटा इस रो में होगा, P2 का इस रो में होगा, सबका अपना अपना रो में सबका डेटा रहेगा। तो अराइवल टाइम हम लोग फिल कर लिए। मान लो क्वेश्चन में गिवन है बर्स्ट टाइम देखना है, तो बर्स्ट टाइम भी फिल आउट करेंगे। क्या मान लो 8 है, 2 है, 7 है, 3 और 10, कुछ भी बर्स्ट टाइम लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये हो गया, बर्स्ट टाइम हो गया। अब कंप्लीशन टाइम गिवन होगा क्या? नहीं, कंप्लीशन टाइम नहीं गिवन होगा। ये तो फाइंड आउट करना है कब कंप्लीट हुआ प्रोसेस। तो जब हम लोग शेड्यूल करेंगे इसके अकॉर्डिंग, जब शेड्यूल करेंगे उसके बाद ही तो प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाएगा। तो रनिंग स्टेट में जाने के बाद अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तब ना कंप्लीशन स्टेट में जाएगा वो। तो पहले तो शेड्यूलिंग करना है, तब जाकर वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जब शेड्यूलिंग करेंगे प्रोसेस फिर क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तब कंप्लीशन टाइम आएगा। तो पहले तो नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हम लोग शेड्यूल करेंगे। तो शेड्यूल कैसे करेंगे भाई? हम लोग एक गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट क्या है? गैंट चार्ट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को बताएगा। जो शेड्यूल हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से सब प्रोसेस को शेड्यूल करके एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो गैंट चार्ट उसी सीक्वेंस को पिक्टोरियल फॉर्म में हम लोग को बताएगा। अपने कन्वीनियंट के लिए गैंट चार्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। कैसा रहेगा गैंट चार्ट भाई? गैंट चार्ट, गैंट चार्ट होगा कैसा? इस तरीके का गैंट चार्ट, इस तरीके का है। तो क्या क्या इसमें है? मान लो इसको 0 टाइम से हम लोग स्टार्ट कर दिए। 0 मतलब यहां लिखिए, मतलब क्या कि अभी टाइम जब हम लोग सिस्टम को ऑन किए हैं, तब सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल टाइम हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं सिस्टम को। ठीक, तो 0 से स्टार्ट किए हैं, उसके बाद में हम लोग अपना शेड्यूलिंग करना शुरू करेंगे इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और इससे हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। 0 में जब हम लोग स्टार्ट किए सिस्टम को, तो देखेंगे क्या कि ऐसा कोई प्रोसेस है क्या इस टाइम में अवेलेबल एग्जीक्यूट करने के लिए। देखो 0 टाइम में कोई है क्या? यहाँ पर देखो अराइवल टाइम 0 टाइम में कोई आया है क्या? देखो, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग करना है, तो अराइवल टाइम सबका चेक करेंगे। 0 टाइम में कोई है क्या? ये देखो P1 0 में है, नहीं है। P2 0 में है, हाँ है। P3
नहीं है क्योंकि 5 है, 0 पर तो नहीं आया, 5 में आया है। P4 1 में आया है, 0 पर नहीं आया, P5 भी नहीं आया है, मतलब 0 में एक ही केवल है, P2 ही है, एक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो P2 को यहां लाकर क्या करेंगे हम लोग, P2 को यहां लाकर हम लोग एग्जीक्यूट किए। यहां लिखने का मतलब है कि सीपीयू में चला गया P2, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चला गया। यहां पर लिखने का मतलब यही है। गेंट चार्ट में अगर किसी प्रोसेस को लिख दिए हम लोग, मतलब कि वो रनिंग स्टेट में चला गया है। तो P2 लिखिए। अब ये क्वेश्चन क्या करोगे कि अच्छा 0 में P2 केवल था तो P2 यहां लिख दिए। मान लीजिए P3 भी रहता 0, यहां पर भी अगर 5 की जगह पर 0 होता, तब 2 0 है, तो क्या दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं यहां? क्या नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि गेम चार्ट क्या बता रहा है, रनिंग स्टेट को बता रहा है। तो जब रनिंग स्टेट को बता रहा है, हम लोग को एक चीज पता है कि रनिंग स्टेट में एक टाइम में एक ही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि रनिंग स्टेट क्या है, प्रोसेसर है, सीपीयू है। सीपीयू एक टाइम में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, यही है ना। तो यहां पर तो एक ही प्रोसेस को लेकर आना है, लेकिन मान लो अगर दो प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 हो, तब क्या करेंगे भाई, दोनों का टाइम 0 है। तो जब प्रोसेस को यहां लाना चाहते हैं और क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, अगर दो प्रोसेस का अराइवल टाइम अगर सेम हो जाए, उस केस में हम लोग जिसका प्रोसेस आईडी मिनिमम होगा उसको यहां पर शेड्यूल करेंगे। मतलब कि P2 और P3 दोनों ही अगर 0 रहता तो प्रोसेस आईडी दोनों का देखेंगे। अब तो अराइवल टाइम दोनों का सेम है, इसके अकॉर्डिंग यहां नहीं लेकर जा सकते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों का प्रोसेस आईडी को देखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कम कौन सा है, 2 वाला कम है, तो कम 2 वाला है, इसका मतलब कि P2 को लिखेंगे। अगर मान लो P2 और P1 दोनों 0 रहता तो क्या होता उस केस में, मान लो P3 P2 P1 तीनों ही 0 है, तो क्या होता, तीनों 0 है, लेकर तो एक को ही जाना है, तो जिसका प्रोसेस आईडी कम होगा उसको लेकर जाएंगे। तो P1 P2 P3 में किसका प्रोसेस आईडी कम है, P1 है, 1 है यहाँ पर। तो अगर अराइवल टाइम सेम रहे तो मिनिमम प्रोसेस आईडी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक, यहां पर लिख भी लेते हैं, इफ अराइवल टाइम इज सेम देन शेड्यूल process having minimum process ID, जिसका मिनिमम प्रोसेस आईडी होगा, जिसका मिनिमम प्रोसेस आईडी होगा उसको शेड्यूल करेंगे कब, जब अराइवल टाइम सेम होगा। ठीक, एक से ज्यादा प्रोसेस के अराइवल टाइम अगर सेम होगा, उस केस में जिसका मिनिमम प्रोसेस आईडी होगा उसको यहां पर लेकर आएंगे। चलो यहां तो है नहीं, अगर होता तब के केस के लिए बता दिए कि इफ अराइवल टाइम इज सेम देन शेड्यूल प्रोसेस हैविंग मिनिमम प्रोसेस आईडी, ये चीज को याद रखना। चलो अब देखेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो P2 को यहां लेकर चले आए, P2 का अराइवल टाइम 0 पर हम लोग चेक किए, देखो 0 यहां पर थे, 0 पर चेक किए, P2 है, P2 का अराइवल टाइम 0 है, इसको लेकर हम लोग चले आए। तो अब कितना टाइम में रहेगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या बोलता है कि जो पहले आ गया वो पहले एग्जीक्यूट, पहले सर्व हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। मोड क्या है, नॉन प्रीएम्पशन है। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब क्या होगा, नॉन प्रीएम्पशन या नॉन प्रीएम्प्टिव, कुछ भी बोलो। नॉन प्रीएम्पशन क्या है कि एक बार रनिंग स्टेट में आ गया फिर रुक नहीं सकता है, उसको रोक नहीं सकते हैं हम लोग। तो नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करेगा वो। तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ, अपना जो बर्स्ट टाइम है इसको कंप्लीट किया।
अपना बर्स्ट टाइम जो सबका है इसको कंप्लीट किया। तो आप देखेंगे P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, देखो 2 है। मतलब कि 2 यूनिट टाइम के लिए P2 है जो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा वो। तो यहां क्या हुआ, टाइम कितना हो गया P2 कंप्लीट होने के बाद में, 2 हो गया। क्यों 2 हुआ, क्योंकि 2 ही यूनिट टाइम इसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए। उसके बाद कंप्लीट होकर रनिंग स्टेट को छोड़कर कंप्लीशन में चला गया है, टर्मिनेशन स्टेट में चला गया है। रनिंग तो खाली हो गया, रनिंग खाली हो गया तो क्या करेंगे, फिर से एक प्रोसेस को लेकर आएंगे, यही करेंगे ना। तो P2 क्या है, कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट कब हुआ था, 2 पर हुआ था। तो ये जो 2 है ये क्या बन गया, कंप्लीशन टाइम बन गया। किसके लिए, P2 के लिए बन गया। तो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 2 हुआ। तो देखो P2 है, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या हुआ, 2 हुआ। चलो अब 2 पर हम लोग चेक करेंगे, P2 को ऐसे टिक मार्क कर लेते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 2 पर चेक करेंगे कि 2 पर कौन सा प्रोसेस आया है। ठीक, तो 2 पर कौन कौन सा प्रोसेस आया है, देखो अराइवल टाइम 2 किसका किसका है, 2 या 2 से कम। P1 का 2 है, P2 का 0 है, लेकिन P2 तो एग्जीक्यूट हो चुका है ना, इसको हम लोग भूल जाएंगे अब। तो P1 का 2 है, P2 को तो भूल गए। P3 का 5 है, ये नहीं आया है। P4 का 1 है, आया है 2 से पहले। P5 का 6 है, नहीं आया। अब है P1 और P4 दोनों ही P1 और P4 दोनों ही इस टाइम में आ चुका है, रेडी स्टेट में। इस टाइम ड्यूरेशन में P1 और P4 दोनों ही आ चुका है। तो भाई दोनों ही जब अवेलेबल है तो यहां पर किसको लाएंगे, यहां तो एक ही ला सकते हैं हम लोग, तो यहां किसको लाएंगे, तो जिसका अराइवल टाइम कम होगा, जिसका अराइवल टाइम कम होगा उसी को लेकर आएंगे ना। तो देखो P1 और P4 में अराइवल टाइम कम किसका है, P1 का 2 है, P4 का 1 है। तो कम कौन हुआ, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कम कौन हुआ, यही कम हुआ 1 वाला, मतलब कि P4 को लेकर आएंगे, कम यही है ना। तो P4 को यहां पर लेकर आए, P4 आ गया यहां पर। अब P4 क्या करेगा, तो यहां क्या हम लोग देख रहे थे कि एक बार जो प्रोसेस आ जाता है वो कंप्लीट होकर ही जाता है, बीच में रुकता नहीं है। तो कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करता है। तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। मतलब कि P4 का बर्स्ट टाइम जब 3 है तो 3 यूनिट टाइम के लिए रन करेगा P4। तो 2 में आया है, 3 टाइम के लिए रन करेगा, तो 2 में 3 और ऐड कर देंगे, टाइम उतना ही हुआ ना। अगर 2 बजा है अभी और 3 घंटा का काम है अगर हमको, तो काम कब कंप्लीट होगा, तो 2 बजा है, 3 घंटा का काम है, तो 3 ऐड करेंगे 2 में, तो 5 घंटा, मतलब कि 5 बजे हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। वही चीज है यहाँ पर, टाइम 2 हुआ है, 3 यूनिट टाइम के लिए रन करेगा। क्यों रन करेगा 3 यूनिट टाइम के लिए, क्योंकि P4 का बर्स्ट टाइम 3 है, तो 3 यूनिट के लिए रन करेगा। तो 2 प्लस और 3 कितना बन गया, ये बन गया 5। मतलब कि P4 कब कंप्लीट हुआ है, P4 कंप्लीट हुआ है जब यूनिट टाइम 5 था। तो P4 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 5 हुआ। तो P4 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 5 हुआ। आराम से समझना, आसान है, बहुत ही आसान है, और स्टार्टिंग का है, अच्छे से समझो, क्योंकि नहीं समझोगे अगर ये चीज दिमाग से स्किप हो जाएगा तो आगे आने वाला में दिक्कत होगा। इसलिए अभी आराम समझो, एकदम आसान चीज है, अभी एक बार समझ लो, फिर बाकी सब बहुत इजी लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। जो ऐसा और भी अलग आने वाला है, इसलिए स्टार्टिंग का है, अच्छा से समझो, और आसान है भी, समझ में आएगा। सुनो, केवल करना कुछ नहीं, आराम से सुनते रहो, बस समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, P4 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया ना। कब कंप्लीट हुआ, 5 पर। मतलब कि
P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 5 है, तो P4 को टिक मार्क कर देंगे कि P4 कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे कि इस टाइम में कौन कौन सा प्रोसेस आया है, मतलब कि रेडी स्टेट में कौन कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है। तो कितना है 5 है, तो 5 यूनिट टाइम तक कौन कौन आया है, P1 आया है, 2 है, ये भी आया है, P3 5 में आया, ये भी आया, P5 6 में आया है, मतलब कि 5 तक में नहीं आया, मतलब कि P3 और P1 दोनों ही 5 तक में आ गया है। ये देखो 5 तक में दोनों ही आया है, P1 और P3। तो 2 जब आया है तो किसके अकॉर्डिंग वहां ले जाएंगे, यहां पर तो एक ही प्रोसेस को ले जा सकते हैं ना। जब यहां एक ही प्रोसेस को लेकर जा सकते हैं तो P1 और P3 में किसको लेकर जाएंगे, तो जिसका अराइवल टाइम कम होगा। तो अराइवल टाइम कम किसका है, P1 का 2 है, P3 का 5 है। किसका कम है, P1 का है, P1 का ही है ना। तो P1 का जब है तो P1 को लेकर जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर कौन आया, P1 आ गया। अब P1 क्या करेगा, अपना बर्स्ट टाइम है जो कंप्लीट करेगा वो। तो P1 का बर्स्ट टाइम है कितना, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 8 है ना। तो मतलब कि 8 यूनिट टाइम के लिए P1 के है जो रनिंग स्टेट में रहेगा, क्योंकि बीच में रुकता तो है नहीं, प्रीएम्पशन है नहीं, यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो P1 8 यूनिट टाइम के लिए यहाँ CPU में रहेगा। गैंट चार्ट तो ही बताता है ना कौन प्रोसेस कब आया CPU में, कब कंप्लीट हुआ, यही बताता है गैंट चार्ट। तो P1 कितना टाइम के लिए रहेगा, देखो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 8 है, 8 के लिए रहेगा। तो 5 यहाँ था, 8 यूनिट टाइम के लिए P1 ने एग्जीक्यूट किया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 + 5 13 हुआ ना, तो 13 हो गया। तो P1 क्या हुआ, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना होगा 13 में कंप्लीट हुआ, तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया 13। तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया 13, P1 में भी टिक लगा लो। अब 13 टाइम में देखेंगे कौन कौन सा प्रोसेस आया है, तो किस में देखेंगे, जो बचा हुआ है उसमें ही देखेंगे। तो P1 कंप्लीट ही हो गया है, P2 कंप्लीट हो गया, P4 कंप्लीट, अब बचा कौन है 3 और 5 बचा है। ये दोनों में देखेंगे क्या कि 13 तक में 13 यूनिट टाइम तक में कौन कौन आया है, तो P3 5 में आया है और P5 6 में आया है, मतलब दोनों ही आ चुका है। जब दोनों ही आ चुका है, दोनों अवेलेबल है उसमें रेडी स्टेट में इस टाइम में 13 टाइम में, तो यहां पर जाएगा कौन कौन जाएगा वहां पर, कौन शेड्यूल होगा वहां पर CPU में, जिसका कि अराइवल टाइम कम होगा। तो अराइवल टाइम है ना, क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम है। तो देखो P3 और P5 में अराइवल टाइम जिसका कम हो, तो P3 P5 में अराइवल टाइम किसका कम है, P3 का 5 है, P5 का 6 है। तो कम कौन है, 5 और 6 में कौन कम है, 5 कम है, मतलब P3 शेड्यूल होगा। मतलब क्या है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आया P3, तो यहाँ पर P3 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, P3 क्या करेगा, P3 क्या करेगा, अपना बर्स्ट टाइम को, बर्स्ट टाइम जो इसका है P3 अपना बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करेगा। P3 का बर्स्ट टाइम कितना है 7 है, मतलब 7 यूनिट टाइम के लिए P3 एग्जीक्यूट करेगा। तो 13 अभी है, 7 और एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब 13 + 7 कितना हुआ 20, मतलब 20 में P3 कंप्लीट कर जाएगा। मतलब कि P3 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, तो P3 का कंप्लीशन टाइम हुआ कितना 20। तो देखो P3 का कंप्लीशन टाइम लिखेंगे कितना 20, तो P3 में भी टिक लगा लेंगे। अब कौन बचा, अब P5 ही केवल बचा है। तो जब एक ही प्रोसेस बचा है तो फिर तो आना ही आना यहाँ पर है। सब देखो P1 कंप्लीट हो गया, P2 P3 P4 सब कंप्लीट हो, केवल P5 बचा है। तो एक ही जब बचा है तो क्या कंपेयर करना किसी से, सीधा P5 को यहाँ लेकर चले आएंगे। तो यहाँ आ गया कौन, P5 आ गया। तो P5 क्या किया, P5 अपने बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करेगा ना। P5 का बर्स्ट टाइम देखो यहाँ है 10 है, तो P5 अपना बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करेगा। तो 10 यूनिट टाइम के लिए P5 यहाँ रन करेगा। तो अभी 20 है,
और 10 यूनिट टाइम के लिए और रन करेगा, मतलब 20 + 10 कितना हुआ 30। मतलब कि P5 कंप्लीट कब होगा 30 यूनिट टाइम में कंप्लीट होगा। मतलब कि P5 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ 30 हुआ ना, P5 का कंप्लीशन टाइम हुआ 30। तो P5 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ 30। तो कंप्लीशन टाइम का कॉलम हम लोग फिल कर लिए। तो कंप्लीशन टाइम कैसे फिल किए, हम लोग गेंट चार्ट बनाकर हम लोग सब प्रोसेस को लाए यहाँ पर। उसके हेल्प से हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम मिल गया है। अब इसके बाद में क्या है देखो, और भी कॉलम बचा, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब बचा है ना। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जब प्रोसेस आया था उस टाइम से लेकर जब वो कंप्लीट हुआ उस टाइम तक कितना वो मेन मेमोरी में रहा। तो रेडी स्टेट में आने के टाइम जब वो पहली बार रेडी स्टेट में आया, मतलब प्रोसेस क्रिएट हुआ, और कंप्लीशन स्टेट में जाने के पहले तक जो टाइम है वही है टर्न अराउंड टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम को लिख सकते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम जब वो कंप्लीट हुआ उसमें से माइनस करेंगे क्या, अराइवल टाइम को माइनस करेंगे जब वो आया था। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम हुआ देखो। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम को कैसे लिखेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब सबका डिफरेंस को लिखते जाएंगे। तो कंप्लीशन टाइम कितना है 13 है, 13 - 2 किए तो कितना हुआ 11 आया। फिर इसमें क्या है कंप्लीशन माइनस अराइवल सब में करेंगे, तो 2 - 0 किए तो कितना हुआ 2 आया। यहाँ पर क्या है 20 - 5 किए तो कितना आया 15 आया। यहाँ पर क्या किए 5 - 1 किए, 5 - 1 किए तो यहाँ पर क्या आया 4 आया। 5 - 1 किए तो टर्न अराउंड टाइम 4 आया। इसके बाद और क्या किए 30 - 6 किए, तो 30 - 6 करने का क्या मतलब हुआ 24। अब क्या है हम लोग को टर्न अराउंड टाइम मिल चुका है, पूरा टर्न अराउंड टाइम मिल चुका है ना, कंप्लीशन टाइम मिल चुका है। अब हम लोग एक देखेंगे क्या, वेटिंग टाइम को देखेंगे। तो वेटिंग टाइम को देखने के लिए क्या करेंगे, वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, तो वेटिंग टाइम का मतलब क्या है टर्न अराउंड टाइम जितना देर वो रहा सिस्टम में प्रोसेस माइनस जो काम हुआ है उस प्रोसेस के लिए। काम क्या हुआ है, बर्स्ट टाइम कंप्लीट किया अपना, बर्स्ट टाइम मतलब कि सीपीयू टाइम कंप्लीट किया ना। तो टर्न अराउंड टाइम सिस्टम में जितना टाइम रहा है उसमें से अगर उसके काम के टाइम को हटा दिया जाए तो वेटिंग टाइम बच जाता है कि इंतजार कर रहा था वो सीपीयू में जाने के लिए। तो सीपीयू में जाने के लिए इंतजार कर रहा है, मतलब क्या है कि वेटिंग टाइम क्या हो गया, वेटिंग टाइम हो गया टर्न अराउंड टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम है जो इसके काम का, सीपीयू का काम का है, एग्जीक्यूशन है इसका, और टर्न अराउंड टाइम टोटल सिस्टम में रहा है। तो वेटिंग टाइम क्या हुआ टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये देखो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम तो कितना है 11 है ना। तो 11 - 8 कितना हुआ 11 - 8 3 हुआ। फिर करो यहां पर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 2 - 2 0 हुआ। देखो इसका 0 क्यों आ रहा है, P2 का 0 क्यों आया, क्योंकि P2 0 टाइम में आया था, 0 टाइम में ही यहां पर सीपीयू में आ चुका है, 0 टाइम में आया, मतलब कि इसको इंतजार नहीं करना पड़ा। और ये क्या है 2 में आया था, 2 टाइम में आया था P1, यहां पर कब आया है 5 में आया है।
P1 आया 2 में आया है, अराइवल 2 में है इसका, और CPU मिला है 5 में, तो डिफरेंस कितना हुआ? 3 यूनिट टाइम के लिए इंतजार करना पड़ा ना। तो वेटिंग टाइम देखो यहाँ 3 है। वेटिंग का मतलब ये इंतजार कितना किया है। तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम सीधा सीधा करेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम कितना यहाँ पर है? 15, बस टाइम 7। 15 माइनस 7 कितना हुआ? 8 हो गया। फिर 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1 हो गया। फिर यहां पर क्या है? 24 माइनस 10 कितना हुआ? 14 हो गया। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स टाइम का। तो रिस्पॉन्स टाइम का क्या मतलब है? रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि पहला रिस्पॉन्स कब मिला, पहली बार वो सीपीयू में कब आया, माइनस उसका अराइवल टाइम। ये एक्चुअली रेडी स्टेट में कब आया था और पहली बार रनिंग स्टेट में कब आया। तो देखो P1 पहली बार कब आया है सीपीयू में? 5 पर आया है। 13 में कंप्लीट हो गया है, 13 में कंप्लीट हो गया है P1, लेकिन आया कब है? 5 पर आया है। तो 5 पर जब पहली बार आया है सीपीयू में, तो 5 माइनस P1 का अराइवल टाइम 2, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3 हो गया ना। सेम वैसे देखो P2 का एक बार और देखो, P2 के लिए देखेंगे। P2 कब आया है? यहाँ पर 0 पर आया है। देखो 0 पर पहली बार आया और इसका अराइवल टाइम कितना है? 0 ही है। मतलब कि 0 माइनस 0, ए वाले ये इससे इसमें से ये अराइवल टाइम को माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 कितना हुआ? 0 ही हुआ। फिर P3 को देखेंगे। P3 देखो कहाँ है? P3 यहाँ है। P3 कब आया है? गेम चार्ट में रहने का मतलब क्या है कि सीपीयू में पहली बार आया। तो P3 कब आया है? 13 पर आया है ना। तो P3 जब 13 पर आया है, तो 13 माइनस P3 का अराइवल टाइम, तो 13 माइनस P3 का अराइवल टाइम क्या है? 5 है। तो 13 माइनस 5 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 13 माइनस 5 8 हो गया। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद देखो P4 के लिए एक बार और देखो। P4 के लिए देखेंगे क्या कि P4 कब आया? देखो P4 यहाँ पर है। P4 पहली बार कब आया है? 2 पर आया है। तो 2 माइनस P4 का जो अराइवल टाइम है, 2 माइनस P4 का जो अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम कितना है? 1 है। तो 2 माइनस 1, देखो 2 माइनस 1 तो कितना हुआ? 1 हो गया। सेम उसी तरीके से P5 को देखेंगे। P5 कब आया है? देखो P5 यहाँ पर है। कब आया था पहली बार? देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है किसी प्रोसेस का। देखो P1 है, P1 का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक में कंप्लीट हो गया है, ये 13 में कंप्लीट हुआ है। तो P5 कब आया है? आया स्टार्ट कब हुआ भाई? 20 पर। तो P5 का 20 माइनस P5 का अराइवल टाइम, 20 माइनस 6 कितना हुआ? 20 माइनस 6 हो गया 14। अब हम लोग का पूरा टेबल फिल हो चुका है। ठीक, अब क्या करना है भाई? टेबल तो फिल हो गया है, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था? देखो एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाई काउंट ऑफ नंबर्स। कितना नंबर है, तो क्या करेंगे? पहले टोटल निकालेंगे। तो यहां पर देखो टोटल, अब देखो कंप्लीशन टाइम का टोटल करो, टर्न अराउंड टाइम का टोटल करो, वेटिंग टाइम को टोटल करो, रिस्पॉन्स टाइम को टोटल करो। टोटल करके यहां पर लिखो। अब टोटल हम ना करेंगे, टोटल तो करना पड़ेगा तुम्ही को, कुछ नहीं है, नंबर है, टोटल करो और टोटल करके लिखो। उसके बाद डिवाइड करके आगे का कुछ नहीं है, टोटल इसका टोटल करेंगे डिवाइडेड बाई कितना होगा? कितना प्रोसेस है? P1 P2 P3 P4 P5, टोटल नंबर ऑफ 5 प्रोसेस है। तब इसका टोटल करके यहाँ पर डिवाइडेड बाई जब 5 करेंगे तो एवरेज कंप्लीशन टाइम निकल गया। सेम वैसे ही टर्न अराउंड टाइम में क्या है कि सबको टोटल कर लेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल गया। वेटिंग टाइम में भी टोटल करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम निकल गया। रिस्पॉन्स टाइम में भी
सबको टोटल करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकल गया। यही तो फाइंड आउट करना था हम लोग को। ठीक, तो इसको एक बार करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा, तो टोटल हो गया, चलो हम भी करते हैं एक बार। 3 2 5 5 10 0 1 आया, 3 1 4 2 6 1 7 70। अच्छा, 70 साइड में थोड़ा लिखते हैं। ठीक, 70 ही है ना, 70 को थोड़ा सा और साइड में करते हैं, छोटा में 70 डिवाइडेड बाई 5, तो डेसिमल में शायद आएगा। अच्छा, सबको ऐड कर लेते हैं पहले, छोड़ो। 2 1 3 5 8 4 12 4 16 6। अच्छा, इस साइड में लिखते हैं, ब्रैकेट डिवीजन का भी लिख लें। 6 2 1 3 4 5 56 डिवाइडेड बाई 5। सेम वैसे ही इसका 8 9 4 13 3 16 6 और 2 26 बाई 5। 5 क्यों डिवाइड कर रहा है? एवरेज फाइंड आउट करना है, 5 नंबर को जोड़ रहे हैं हम लोग, 5 प्रोसेस है। रिस्पॉन्स टाइम के लिए भी सेम ही है, यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है ना, वही रिस्पॉन्स टाइम भी है। देखो एक चीज, रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम दोनों ही सेम है। बोलो क्यों सेम है? इसलिए सेम है कि एक चीज नोटिस करो कि किसी एक प्रोसेस को लो, किसी एक को, P1 P2 P3 P4 P5, किसी एक को रेंडमली, मान लो P3 को लेते हैं। P3 देखो, P3 यहाँ पर है, और कहीं है क्या P3? एक ही जगह है ना, P3 एक ही जगह है। अगर दो अलग अलग जगह P3 होता, मान लो यहाँ भी P3 होता, यहाँ भी P3 होता, तो इसका पहला रिस्पॉन्स के लिए यहाँ का P3 का टाइम लेते, यहाँ पर P3 का एक टाइम नहीं लेते। समझ रहे हो बात? दो अलग अलग जगह अगर P3 होता, तब पहला बार जब P3 आया उसका टाइम लेते, जबकि यहाँ पर तो एक बार आता है, कंप्लीट कर लेता है। दो अलग जगह होने का मतलब क्या था कि प्री इम्पसन होता, मतलब एक बार P3 आया, शेड्यूल हुआ, फिर P3 को रोक दिया गया, फिर बाद में कभी P3 आया है रनिंग स्टेट में। तो जब प्री इम्पसन होगा उसमें रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट हो सकता है वेटिंग टाइम से। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली होगा ही, रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट होगा, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम सेम ही होगा। अच्छा, लिख लेंगे, यहां पर लिख देंगे, इसको भी ऐड करो, कितना हो? 26/5 26/5। सबका जो भी डेसिमल वैल्यू हो फाइंड आउट कर लेना। यही सबका एवरेज, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हुआ। तो यहां पर एक और चीज लिख लो, क्या for non-preemptive scheduling, waiting time and response time
आर सेम। किसके लिए? फॉर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम आर सेम। एक और क्या? फॉर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग response time is different. Response time is different from waiting time। यहां ही लिख लो। For preemptive scheduling, response time is different from waiting time, and for non-preemptive scheduling, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम आर सेम। दोनों टाइम सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए रिस्पॉन्स टाइम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वेटिंग टाइम वही रिस्पॉन्स टाइम भी है। समझ रहे हो? तो रिस्पॉन्स टाइम का एक्चुअल मतलब कहां पर होगा? जब प्री इंप्शन रहे। मल्टीपल टाइम्स जब प्रोसेस गैंट चार्ट में आएगा उस समय रिस्पॉन्स टाइम को हम लोग देखेंगे और इसका यूज है। लेकिन अब कब आएगा मल्टीपल टाइम्स? गैंट चार्ट का मतलब क्या है? गैंट चार्ट में जो आने का मतलब क्या है? रनिंग स्टेट में जाना। रनिंग स्टेट का ही तो है गैंट चार्ट। सीपीयू एलोकेशन ही तो बता रहा है किस टाइम में सीपीयू किस प्रोसेस को सर्व कर रहा था। गैंट चार्ट तो यही बता रहा है। चार्ट यही है ना कि इस टाइम में P2 के पास में सीपीयू था, इस टाइम में P4 के पास में था, इस टाइम में P1 के पास में, सब अपना अपना टाइम में जिसके पास सीपीयू है। तो मल्टीपल टाइम्स अगर कोई प्रोसेस आया हुआ है मतलब कि एक बार में वो कंप्लीट नहीं हुआ तभी तो दूसरी बार आया। दूसरी बार जब गैंट चार्ट में कोई आ गया प्रोसेस मतलब क्या है कि एक बार में वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अब चाहे जिस भी वजह से हो, प्रीएम्प्शन हो गया हो या आईओ वेट में चला गया हो, कुछ भी रीजन हो, लेकिन एक बार में नहीं कंप्लीट हुआ तभी दूसरी बार आया है। तो यही क्वेश्चन है और एफसीएफएस में यही क्वेश्चन मेनली आएगा। और कुछ अगर मिसिंग लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ में आया है, एक बार और देखना है इस क्वेश्चन को, इसी को देख लेना। एक और क्वेश्चन भी अगर बताते हैं तो बात सेम ही है, कंसेप्ट सेम है, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिकल इतना है नहीं। जो है जो यहाँ पर बोले हैं वही अगले क्वेश्चन में भी बोलेंगे। इससे बेटर है इसको ही देख लो एक बार और, अगर नहीं समझ में आया कुछ तो। इतना डेटा है जो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक, ये डेटा क्या है? ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा और इतना चीज क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके अकॉर्डिंग हम लोग गैंट चार्ट को बनाएंगे और गैंट चार्ट को देखकर हम लोग टेबल को फिल करेंगे। पहले कंप्लीशन टाइम को फिल करेंगे, फिर टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम का जरूरत है रिस्पॉन्स टाइम, फिर सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई टोटल नंबर करेंगे। जो भी डेसिमल में आए भी कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में आएगा एवरेज, सबका एवरेज टाइम निकाल लिए बस। तो मेनली यही क्वेश्चन है एफसीएफएस का। अब इसके बाद एक और चीज आता है एफसीएफएस शेड्यूलिंग में, एक कॉन्वे इफेक्ट होता है। कॉन्वे इफेक्ट एक होता है एफसीएफएस शेड्यूलिंग में। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर इफेक्ट है क्या, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो इफेक्ट एक्चुअली है उसमें क्या चीज, जो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ
दो तरह का प्रोसेस होगा, सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड। सीपीयू बाउंड का मतलब क्या है कि जो ज्यादा टाइम तक सीपीयू में रहे, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा हो। और आईओ बाउंड का मतलब क्या है कि अपना ज्यादा टाइम आईओ करने में वो बिता रहा हो। तो अगर इनिशियल प्रोसेस, जैसे यहां बहुत सारा प्रोसेस है ना, गेंट चार्ट में फिर प्रोसेस आया था, तो जब गेंट चार्ट में स्टार्टिंग में सीपीयू बाउंड प्रोसेस आ जाता है और फॉलोड बाई आईओ बाउंड प्रोसेस रहता है, तब एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम में बहुत का डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर से एक बार बोलते हैं, सुनना आराम से, दिमाग नहीं लगाना, आसान चीज है, सुनना है। हम क्या बोले कि जब कभी ऐसा होता है कि एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस आईओ बाउंड प्रोसेस के पहले आ जाता है, तब उसके ऑर्डर को चेंज होने पर, एवरेज टर्न अराउंड टाइम में बहुत का चेंजिंग आता है। अब कैसे जो समझे, क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो एक फिर से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग कॉनवे इफेक्ट को समझने के लिए। क्या यहां पर था, प्रोसेस आईडी, फिर क्या है, अराइवल टाइम रहता था, फिर क्या है, बर्स्ट टाइम होता था, फिर क्या था, कंप्लीशन टाइम होता था, फिर टर्न अराउंड टाइम हुआ, फिर वेटिंग टाइम हुआ। ठीक, रेस्पॉन्स टाइम तो सेम ही था, P1, P2, P3, P4, ये चार प्रोसेस का मान लो हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक, चार प्रोसेस को लेकर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कॉनवे इफेक्ट है क्या एक्चुअली। यहां पर लिख लेते हैं, देखो कॉनवे इफेक्ट, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कॉनवे इफेक्ट है क्या। ये क्या है, P4। अब सबका अराइवल टाइम देख लेते हैं। तो अराइवल टाइम मान लो 0, 1, 2, 3 मान लेते हैं। बर्स्ट टाइम 35 बर्स्ट टाइम है, इसका बर्स्ट टाइम 2 और 1, 4। देखो कंपेयर करो, देखो इसका बर्स्ट टाइम 2 है, इसका 35 है, 135, 435, मतलब कि P1 का बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है। बर्स्ट टाइम मतलब सीपीयू टाइम, सीपीयू टाइम ज्यादा होने का मतलब कि प्रोसेस क्या होता है, सीपीयू बाउंड होता है, कुछ ज्यादा टाइम वो सीपीयू में स्पेंड करने वाला है। और बर्स्ट टाइम कम होने का मतलब क्या हुआ कि आईओ बाउंड प्रोसेस है, जो आईओ में अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। मतलब क्या, इफ CPU bound process is followed by one or more IO bound processes, then it leads to a major effect in average turnaround time and waiting time, and this effect is known as conway effect। यही इफेक्ट है जो कॉनवे इफेक्ट होता है। क्या भाई, तो इसको गेंट चार्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो गेंट चार्ट यहां है, कैसे बनाए गेंट चार्ट, देखो जीरो से स्टार्ट हुआ। अब जीरो पर कौन सा प्रोसेस है आप तो पता है, पिछले क्वेश्चन सब देख लिए हम लोग। तो फास्टली बनाएंगे इसको। जीरो पर देखें कौन सा प्रोसेस है,
जीरो पर अराइवल, देखो जीरो पर किसका है अराइवल टाइम, जीरो केवल इसका है और सबका नहीं है ना, तो P1 यहाँ आ गया, यहाँ आया P1 आया। अब P1 कितना टाइम के लिए रहेगा, नॉन प्रीएम्पशन है, P1 बीच में रुकेगा नहीं, अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। तो बर्स्ट टाइम कितना है P1 का 35 है, 35 के लिए जाएगा, तो 0 से 35 कितना होगा, 0 से 35 हो गया, तो P1 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब P2, P3, P4 तीन बचा है, तो नेक्स्ट कौन आएगा, 35 तक में देखिए कौन कौन आया, 35 तक में ए भी आया, ए भी आया, ए भी आया, तीनों आ चुका। तो जब अराइवल टाइम सबका इस टाइम से कम या इसके बराबर हो, मतलब कि रेडी स्टेट में तीनों ही प्रोसेस अवेलेबल है, तो कौन पहले यहाँ आएगा, जिसका अराइवल टाइम कम होगा। तो अराइवल टाइम तीनों में कम किसका है, देखो 1 2 3 है, तो 1 ऑब्वियसली कम है, तो P2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, P2 आया, P2 क्या करेगा, अपना बर्स्ट टाइम P2 कंप्लीट करेगा। कितना बर्स्ट टाइम इसका 2 है, 2 कंप्लीट किया 35 यहाँ है, 2 कंप्लीट किया कितना हुआ, ये हो गया 37। P2 कंप्लीट हो गया, P2 भी कंप्लीट हो गया। अब बर्स्ट टाइम किसका कम है दोनों में, अवेलेबल तो पहले से ही है, तो बर्स्ट टाइम कम है दोनों में किसका है, 2 है और 3 है, 2 वाला कम है, मतलब कि P3 आया। यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर आया P3 कितना टाइम के लिए रन कर रहा है, जितना इसका बर्स्ट टाइम है, देखो O1 है, मतलब कि O1 के लिए 37 और O1 कितना हुआ 38 हुआ, तो P3 भी खत्म हो गया, P3 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या है, P4 आया। अब लास्ट में एक ही बच रहा है, तो P4 ही आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ क्या है, P4 आया, तो P4 का क्या करेगा, बर्स्ट टाइम अपना कंप्लीट करेगा। P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। ठीक, तो 38 प्लस 4 होगा, मतलब कितना हो गया 42। अब सबके कंप्लीशन टाइम को यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P1 का कंप्लीशन टाइम 35 है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया 35। P2 का कितना है 37 है, तो P2 का हो गया 37। P3 का कितना है 38 है, तो P3 का हो गया 38। फिर P4 का कितना है 42 है, P4 का 42 है, तो हो गया 42। अब टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यही होता है ना टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन माइनस अराइवल करो, 35 माइनस 0 कितना हुआ 35, 37 माइनस 1 कितना हुआ 36, 38 माइनस 2 कितना हुआ 36, 42 माइनस 3 कितना हो गया 39। ये टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम कैसे आएगा, TAT माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यही है ना वेटिंग टाइम के लिए। तो वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम हुआ, टर्न अराउंड टाइम कितना 35 माइनस बर्स्ट टाइम कितना है 35, तो 0 हो गया। फिर क्या है 36 माइनस 2 कितना हो गया 34, 36 माइनस 1 तो कितना हो गया 35, फिर 39 माइनस 4 कितना हो गया 35। अब इस सबको ऐड कर लेंगे, कंप्लीशन टाइम सबको ऐड करेंगे, यहां पर टर्न अराउंड टाइम टोटल कर लेते हैं। यहां लिखो टोटल, यहां लिखते हैं। ठीक, 7 5 12, 8 20, 2 22, 4 2 6, 3 9, 3 12, 3 15, मतलब कि 152 डिवाइडेड बाई प्रोसेस कितना है 4 है, 1 2 3 4,
152/4 आया। ठीक, चलो इसको ऐड करते हैं। 6 5 11, 6 17 9 26, 26 का 6 आया, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 146 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। ये क्या है? टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम को ऐसे ही करेंगे, 5 4 9, 5 14, 4 3 1 4 3 7 3 10, 104 बाई कितना? 4 आ गया। ए आया क्या है देखो, इसका डेसिमल वैल्यू कुछ अपना फाइंड जो भी हो, 152 बाई, ऐसा करते हैं, यहां पर इतना तक ही आना है, लिखते हैं साइड में ताकि डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाओ। एवरेज वेटिंग टाइम, फिर कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये तीनों का एवरेज करके लिखते हैं। क्या? एवरेज कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। ये क्या है? 152/4 है ना, तो 152/4 एक हो गया। टर्न अराउंड टाइम कितना है? 146/4, और 146/4 ये क्या है? 104/4, 104/4। देखो मिलाना नहीं, लो एक लाइन बना दिए, सब अलग अलग रहेगा। ठीक, अब देखो इसको करते हैं, कितना हो गया? 152/4 है, 4 से करेंगे, 4 3 12, 3 8 4 32, 38 आया। ये 4 3 12, 6 4 24, 36.5 आया। ये कितना है? 25 4 मतलब 26 आएगा। ये देखो यही वैल्यू, ये 3 वैल्यू 38, 36.5, 26 आया। ठीक, अब एक चीज केवल छोटा सा चेंज लाएंगे। ठीक, अभी का वैल्यू पता है ना, 38, 36.5, 26, अभी का वैल्यू पता है ना। अब एक छोटा सा चेंज करेंगे, अब पूरा वैल्यू बहुत ज्यादा का डिफरेंस आएगा इसमें। देखो बहुत माइनर चेंज करेंगे इसमें। कॉन्वे इफेक्ट यही है, इसको समझना। सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस एक चेंजिंग है, जो चेंज करेंगे जो ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर अभी ब्लैक पेन से कुछ भी नहीं है ना, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं जो चेंज हम कर रहे हैं अभी। ठीक, तो अराइवल टाइम इतना था ना। अब इसका अराइवल टाइम केवल यहाँ 0 है ना, 0 की जगह पर 1 कर देते हैं, या फिर इसको हटा दो, 1 नहीं, 0 की जगह पर 3 कर देते हैं, 3 की जगह पर 0 कर लेते हैं। ठीक, मतलब कि P4 का अराइवल टाइम 3 कर दिए, पहले वाला को काट दिए, P4 का पहले का अराइवल टाइम को काट दिए, नया अराइवल टाइम 0 कर दिए। इतना ही चेंज किए हैं और कुछ नहीं चेंज किए हैं, बस टाइम उतना ही है, याद रखना। अब देखो क्या चेंजिंग आने वाला है, तो ब्लैक से ही गेंट चार्ट हम लोग बनाएंगे। तो ब्लैक से ही गेंट चार्ट जब बनाएंगे तो क्या है, 0 से स्टार्ट होगा ना। अब 0 से करते हैं स्टार्ट, तब 0 से स्टार्ट होगा। 0 पर कौन आया है? 0 पर आया है P4, P4 ही है ना। 0 पर देखो और कोई है? कोई नहीं है। 0 पर P4 आया है, तो यहाँ कौन आया? यहाँ आया P4। जब यहाँ P4 आया तो क्या करेगा? अपना बस टाइम कंप्लीट करेगा। कितना है? 4 है। 0 + 4 कितना हुआ? 4 हुआ। P4 कंप्लीट हो गया। अब
इसके बाद क्या है, यहाँ 4 है टाइम, 4 तक में कौन आया, सब आ चुका है। मिनिमम किसका है अराइवल टाइम, 1 2 3, मिनिमम 1 है मतलब P2 मिनिमम है, तो यहाँ आया P2। P2 कब तक रहा, P2 रहा 2 टाइम यूनिट के लिए, बस टाइम 2 है इसका, तो कितना 4 + 2 कितना हुआ, 6 हो गया, तो P2 भी कंप्लीट कर गया। इसके बाद में P2 के बाद में कौन आया, P2 के बाद में बचा कौन, P1 और P3 बचा है। P1 का 3 है अराइवल टाइम, P3 का 2 है, कम कौन है, P3 वाला ही है, 2 है, तो P3 आएगा, तो यहां आया P3। P3 क्या करेगा, अपना बस टाइम कंप्लीट करेगा। बस टाइम कितना है, 1 है, मतलब कि 6 + 1 7। अब P3 भी कंप्लीट हो गया, अब बचा एक ही है, P1 ही बचा है, P1 ही आएगा, तो एट लास्ट यहां पर आया P1। P1 क्या किया, अपना बस टाइम में भी कंप्लीट करेगा। P1 का बस टाइम कितना है, 35 है, तो 35 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा, तो 35 7 + 35 कितना हुआ, 42 हो गया। ठीक, अब कंप्लीशन टाइम लिखते हैं ब्लैक पेन से। कंप्लीशन टाइम लिखेंगे, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 42। ये देखो साइड में लिखे हैं, आधा में लिखे हैं 42, P1 का 42, P2 का कितना है, P2 का 6, P2 का 6, P3 का कितना है, P3 का 7, P3 का 7, वैसे ही P4 का 4, P4 का 4। अब जो ब्लैक से लिखे हैं वो तो अभी नया वाला का है ना, जो नया ऑर्डर किए हैं अराइवल टाइम एक्सचेंजिंग लाए थे, उसका कंप्लीशन टाइम है। इस कंप्लीशन टाइम को ऐड करके ऊपर में लिखते हैं। ठीक, नीचे रेड वाला है जो पहले का था शेड्यूलिंग, अब नया है जो चेंज करने के बाद का, इसको ऐड करके ऊपर लिखते हैं। ऊपर लिखे कितना हो गया, 6 2 8 7 15 4 19, 15 4 19, एक बचा, 4 1 5, 59 बाई कितना हो गया, टोटल 59 हुआ ना, बाई 4, 59/4, एक क्या आया, एक कंप्लीशन टाइम आया नए वाले का। तो 59/4 जब करेंगे तो देखो एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना आया, 59/4 ही है ना, 59/4 इक्वल टू कितना हो गया, एक बार 4 4 4 16, 3 7 28 75, 14.75 आया। यहां पर एवरेज कंप्लीशन टाइम 38 है, एवरेज कंप्लीशन टाइम 38 है, जबकि यहां एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना आया है, 14.75 आया है। तो कितना चेंजिंग है, ये 14 है, इसके दोगुना से ज्यादा है, इसके दोगुना से भी ज्यादा है। कॉन्वे इफेक्ट यही है, थोड़ा सा ऑर्डर में चेंजिंग होगा, बहुत ज्यादा का चेंजिंग एवरेज टाइम में लाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो टर्न अराउंड टाइम भी देख लेंगे। टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, जो ब्लैक से लिखा हुआ है, देखो 42 - 3, 42 - 3 कितना हुआ, 39 हो गया। 6 - 1 कितना हो गया, 5, 7 - 2 5, इसके बाद 4 - 0 कितना हुआ, 4। अब सबको ऐड करके लिखते हैं ऊपर में, 5 5 10, 9 19, 4 23, 23 का 3, बाकी 2 3 2 5, 53/4 आया। 53/4 क्या टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज नए वाले का। यहां देखो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 53/4, 53/4 कितना हो गया,
4 इकाई 4, 4 थी 12.25। देखो 13.25 आया है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम 13.25 आया है, जबकि इनिशियली एवरेज टर्न अराउंड टाइम 36.5 था। कितना का चेंजिंग है? बस ऑर्डर में चेंजिंग किए हैं, इतना का चेंजिंग लाया है। इसके बाद और क्या है? इसके बाद है एवरेज क्या वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम में क्या है? वेटिंग टाइम भी काउंट कर लेते हैं एक बार। तो वेटिंग टाइम के लिए क्या करना होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम ए है, बर्स्ट टाइम ए है। अब देखो एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। क्या टर्न अराउंड टाइम 39 माइनस 35 कितना हुआ? 4 हो गया। 5 माइनस 2 3 हो गया। 5 माइनस 1 4 हो गया। इसके बाद 4 माइनस 4 0 हो गया। फिर ब्लैक वाले को ऐड करो, 4 3 7 4 11, तो कितना हो गया? 11/4। 11/4 हो गया। ये है 11 डिवाइडेड बाई 4। 11/4 मतलब कितना हो गया? 4 दूनी 8 7 5 2.75 एवरेज वेटिंग टाइम 2.75 आया है, जबकि यहां पर एवरेज वेटिंग टाइम 26 था। कोई कंपैरिजन है? कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम में भी चेंजिंग आया, लेकिन वेटिंग टाइम देखो कितना डिफरेंस आया है। 26 एक है, एक 2.75 है। मतलब कि ऑर्डर को चेंज करने से जब सीपीयू बाउंड प्रोसेस followed by many other IO bound process, then if we change the order of scheduling, then sometimes it leads to a drastic change in average waiting time. This effect is known as Conway effect. यही इफेक्ट है जो कॉन्वे इफेक्ट बोला जाता है। मतलब कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, उसके बाद में बहुत सारा आईओ बाउंड प्रोसेस आ रहा है। अगर उसके ऑर्डर में, एग्जीक्यूशन के ऑर्डर में चेंजिंग हम लोग ले आते हैं थोड़ा सा, तो वेटिंग टाइम में बहुत ज्यादा का चेंजिंग आ जाता है। ये जो इफेक्ट है ना, बहुत ज्यादा का जो चेंजिंग आया है, एक 26 है, देखो एवरेज वेटिंग टाइम 26 है, एक 2.75 है। ये जो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आया ना, यही चीज है कॉन्वे इफेक्ट, यही है और कुछ नहीं है। कॉन्वे इफेक्ट होगा क्या? ये रहेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ही कॉन्वे इफेक्ट होगा। क्या है कॉन्वे इफेक्ट? ये बता दिए। अब इसको डिफिनेशन में लिख ले सकते हो, डिफिनेशन भी लिख देते हैं। चलो लो यहाँ पर लिखते हैं। ये तो समझ गए हो पूरे को। कहीं वीडियो रहे कहीं पॉज करके एक बार देख भी सकते हो डेटा को। ब्लैक से है तो चेंज करने के बाद का है, रेड से है जो बिफोर चेंजिंग है। ठीक, तो यहां पे इसका मान लो डेफिनेशन अगर लिखना है तो डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो कॉन्वे इफेक्ट का। इन FCFS if CPU bound process followed by IO bound processes, then a minor change in order of execution
लीड्स टू वेरी लार्ज लिख देते हैं, लीड्स टू वेरी लार्ज चेंज इन एवरेज वेटिंग टाइम। एक्चुअल डिफिनेशन यही है, कॉनवे इफेक्ट का डिफिनेशन क्या हुआ, देखो, इन FCFS if CPU bound process followed by IO bound processes, then a minor change in order of execution leads to very large change in average waiting time। मतलब एक छोटा सा चेंज करने के बाद में एवरेज वेटिंग टाइम बहुत चेंज हो जाता है, यही कॉनवे इफेक्ट है और ये FCFS में ही होगा। तो FCFS देख लिए जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद CPU शेड्यूलिंग का दूसरा एल्गो देखेंगे, बहुत सारा एल्गो है, इसको एक बार देख लो क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको रिपीट करके देखना, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा वो चीज, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में अगला एल्गो बताएंगे। अगला है कौन, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, नहीं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नहीं फर्स्ट है, एक सेकेंड, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब कि जो सबसे छोटा जॉब होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा।